Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 21 for class 10th, subject English. Let's start it. In the last worksheet, you read the poem Dust of Snow by Robert Frost. It tells that sometimes even a small incident may prove to be a larger significance. With the help of poetic devices, the poet conveys a profound meaning in few lines. देखिए पिछली वर्कशीट में प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था पोएम के बारे में। कौन सी पोएम थी? डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। और इसमें हमें बताया गया था कि एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो सकता है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स का भी। और यहाँ पर पोइट ने पोइटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए एक बहुत ही गहरा मीनिंग इन लाइनों में बताया है, कुछ ही पंक्तियों में कि ये कविता है आपकी, कुछ ही पंक्तियों की पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इसमें बहुत ही स्मॉल लाइंस के अंदर, बहुत ही फ्यू लाइंस के अंदर उन्होंने बहुत ही बिग मीनिंग दिया है, बहुत ही डीप और प्रोफाउंड मीनिंग उन्होंने हमें समझाया है। लेट्स रीड अबाउट पोइटिक डिवाइसेस। आइए पोइटिक डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। अब पोइटिक डिवाइस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पोइटिक डिवाइसेस होते हैं कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो पोइट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, पोइट्स के द्वारा पोइट्स यूज़ करते हैं पोइटिक डिवाइसेस को टू इन्हांस द मीनिंग को बढ़ाने के लिए, मीनिंग को और गहराई से समझाने के लिए। जो मीनिंग है पोएम का कम शब्दों में को यूज़ करते हुए जो वो बहुत मीनिंगफुल बात जो है कहना चाहते हैं। तो और पोइट्री के अंदर रिदम को क्रिएट करने के लिए, पोइट्री के अंदर रिदम लाने के लिए और पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए, जैसे हम हिंदी में आप पढ़ते हैं कि अलंकार, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं पोइटिक डिवाइसेस। अलंकार जो भाषा को सजाने का काम करते हैं, संवारने का काम करते हैं। इसी तरह पोइटिक डिवाइसेस जो हैं वो हमारी लैंग्वेज को, पोइटिक लैंग्वेज को एम्बेलिश करते हैं, डेकोरेट करते हैं। इसीलिए पोइटिक डिवाइसेस पोइट्स यूज़ करते हैं ताकि वो कम मीनिंग्स के अंदर कम वर्ड्स को यूज़ करते हुए और पोइटिक डिवाइसेस की हेल्प से जो है प्रोफाउंड मीनिंग जो है हमें दे सकें, प्रोफाउंड मीनिंग तक हमें ले जा सकें। तो वो होते हैं पोइटिक डिवाइसेस, जिससे पोइट्री जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है एम्बेलिश्ड लगे, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड लगे, बहुत ज़्यादा जो है मीनिंगफुल रहे। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए अपनी पोइट्री में रिदम लाने के लिए, अपनी पोइट्री के अंदर जो है सिंबलिज़म के तौर पर वो जो है सिंबल्स के तौर पर कई बार हमें समझाते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो सिंबलिज़म भी एक तरह का पोइटिक डिवाइस है। तो इन पोइटिक डिवाइसेस का वो प्रयोग करते हैं कि किस तरीके से हम वो अपनी जो पोइटिक लैंग्वेज है उसको डेकोरेट कर सकें, उसको सजा सकें, उसमें रिदम ला सकें। ठीक है, तो इसीलिए पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अब आपने देखा डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोएम है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा मीनिंग दिया गया है क्योंकि उसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। तो आइए जानते हैं पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट पोइटिक डिवाइस हमें दिया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इज़ द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। देर इज़ नो स्पेसिफिक रूल अबाउट हाउ मैनी वर्ड स्पेसिंग देयर शुड बी बिटवीन द रिपीटिंग साउंड्स। अब देखिए एलिट्रेशन का क्या मतलब है? एलिट्रेशन का मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है बिगनिंग ऑफ वर्ड्स पे। जब हम एक लाइन यूज़ करें किसी भी पोएम की और उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की जो बिगनिंग साउंड है अगर वो सेम आ रही है, वो रिपीट हो रही है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, और कितना गैप के बाद रिपीट हो रही है ऐसा भी कोई रूल नहीं है। सिर्फ रेपिटेशन होना चाहिए एक लाइन के अंदर। अगर 6 से 7 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उन वर्ड्स में 2 या 3 वर्ड जो हैं सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर रेपिटेशन होगा और उसे एलिट्रेशन कहा जाएगा। तो एलिट्रेशन का मतलब है कि जो व्यंजन ध्वनि है वो अगर रिपीट हो रही है, कोई भी साउंड रिपीट हो रही है, जब वर्ड्स की जब एक ही लाइन के अंदर कुछ वर्ड्स सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन कहा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया विंड विसल्स थ्रू द एयर। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा विंड विसल्स, वह साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, विंड के अंदर भी आई और विसल में भी आई। तो आपने देखा वह साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, विंड विसल्स थ्रू द एयर। द ट्री स्वेड इन द समर सीजन। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा स्वेड, स साउंड आ गई, फिर समर के अंदर भी स साउंड आ गई और सीज़न के अंदर भी स साउंड आ गई। तो आपने देखा एक ही लाइन के अंदर अलग अलग वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट हो रही है, तो रेपिटेशन ऑफ साउंड है। इसलिए यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ? यहाँ पर यूज़ हुआ एलिट्रेशन। इसे कहा जाएगा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ साउंड की साउंड रिपीट हो रही है, सेम साउंड रिपीट हो रही है अलग अलग शब्दों में,
ठीक है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल आपको दिया गया है, सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। सिंबल का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया कि जो उसके शाब्दिक अर्थ से कहीं ज़्यादा अर्थ देता है। सिंबलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। सिंबलिज्म का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करना या रेफरेंस यूज़ करना किसी भी विचार को प्रेजेंट करने के लिए। हम जब किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी रेफरेंस का प्रयोग करते हैं तो उसे सिंबलिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन रिप्रेजेंट लाइफ। अगर हम लाइफ के लिए जो है वाटर वर्ड यूज़ करते हैं, लाइफ को हमें दिखाना है और लाइफ के लिए हम वाटर वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये वाटर के लिए हम लाइफ वर्ड यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंबलिज्म। उसे सिंबलिज्म कहा जाएगा कि हमने एक ऐसा शब्द यूज़ किया जिसका शाब्दिक मतलब, तो जैसे वाटर हमने यूज़ किया, वाटर का शाब्दिक अर्थ होगा पानी, लेकिन हमने उसको यूज़ किया है लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो लाइफ को प्रेजेंट कर रहा है अपने शाब्दिक अर्थ से कहीं ज़्यादा, क्योंकि जल ही जीवन है तो कहीं ज़्यादा मीनिंग दे रहा है, तो उसे सिंबलिज्म कहा जाएगा। उसको सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। वाटर को यहाँ लाइफ के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। नाउ रीड द पोम अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने। द पोइट यूजेज द हेमलॉक ट्री टू सिम्बलाइज। अब देखिए हेमलॉक ट्री यूज़ किया है पोइट ने, क्या सिम्बलाइज करने के लिए यूज़ किया है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लॉन्गेविटी मीन्स लॉन्ग लाइफ, टुगेदरनेस मतलब साथ में, हीलिंग मतलब घाव को भरना, किसी को प्रोटेक्शन होता है रक्षा करना। अब देखिए यहाँ पर वैसे हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री माना जाता है जिसको नेगेटिव सिंबल में लिया जाता है, लेकिन क्योंकि पोइट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था एंड ही वॉज इन अ सैड मूड एंड सडनली अस डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोइट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा या उसके अगर आप मान लें कि डस्ट ऑफ स्नो गिरा या उससे फ्लावर्स गिरे, वाइट फ्लावर्स का सिंबल हम ले सकते हैं, वो गिरे, तो उनकी वजह से पोइट के मूड में चेंज आया। तो एक तरीके से पोइट को हील करने का काम किया, पोइट के हार्ट को हील करने का काम किया। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि हेमलॉक ट्री को सिंबल के तौर पर यूज़ किया, हीलिंग के सिंबल के तौर पर, कि पोइट जो इंजर्ड था, जो कि लॉस्ट था थॉट्स में, वो बाहर आया हेमलॉक ट्री की वजह से। तो यहाँ पर एज हीलिंग सिंबल लिया जाएगा। द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हमें पोइटिक डिवाइस बताना है कि कौन सा पोइटिक डिवाइस। आपने यहाँ पर देखा ह जो है हैज़, देन अगेन हार्ट, तो यहाँ पर ह रिपीट हो रहा है, ह साउंड रिपीट हो रही है, एच लेटर में ह साउंड रिपीट हो रही है। तो आपने देखा यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये होगा हमारा एलिट्रेशन, जिसे आप अनुप्रास भी कहते हैं हिंदी में। हैज़ गिवन माई हार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एलिट्रेशन के अंदर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इन द पोएम द क्रो डज नॉट सिम्बलाइज। इस पोएम के अंदर क्रो किस चीज़ का सिंबल नहीं है। अब देखिए क्रो को डेथ का सिंबल माना गया है, ईविल बुराई का सिंबल माना गया है, बैड लक बुरे समय का भी सिंबल माना गया है। तो यहाँ पर जॉय का सिंबल नहीं है, खुशी का प्रतीक नहीं है कोआ यहाँ पर, बाकी सब का प्रतीक है, क्योंकि ये सब जो है नेगेटिव चीज़ें हैं, बैड लक है, ईविल है, डेथ है। तो क्रो इनको सिंबलाइज कर रहा है, इनके प्रतीक के तौर पर क्रो को यूज़ किया गया है। यहाँ पर सिंबलिज्म यूज़ हुआ है इस पोएम के अंदर। जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब आप जान चुके हैं एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ साउंड है। रेपिटेशन ऑफ साउंड कहाँ पर हो रहा है, देखिए शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर कोई रेपिटेशन नहीं है। द वे अ क्रो यहाँ भी नहीं है, चेंज ऑफ मूड में भी नहीं है, एंड सेव्ड सम पार्ट। अब देखिए लास्ट डी ऑप्शन के अंदर आपने देखा स साउंड रिपीट हो रही है, सेव्ड के अंदर और सम के अंदर, तो राइट ऑप्शन होगा डी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकेंड स्टेंजा। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा के अंदर टोन ऑफ द पोएम कैसा है, सैड है, ग्लूमी है, होपफुल है, डिप्रेस्ड है। सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने कहा है दैट सेव्ड द रेस्ट ऑफ माई डे फ्रॉम बीइंग ruined। ठीक है, तो ये यानी कि उसने मेरा बाकी का दिन खराब होने से बचा लिया, तो वो होपफुल लग रहा है यहाँ पर पोइट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।